जय हिंद बच्चों। हम काफ़ी दिन से JEE कर रहे हैं जो 2024 से 2025 के एग्ज़ाम्स में आए थे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 80% स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि कंसेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन वो कभी एग्ज़ाम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। तो हम एग्ज़ाम के PYQ सब के सब सॉल्व करेंगे अगले 30 तारीख तक। ठीक है, 30 तारीख तक हम सिर्फ क्या करेंगे, PYQs सॉल्व करेंगे, जितने भी एग्ज़ाम्स के PYQs हैं। ठीक है, तो डेली क्लास में हम 10 न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो आज भी हम 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये रहे आपके पहले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि एक मोलल NaCl विलियन का क्वथनांक एक मोलल ग्लूकोज के विलियन से अधिक क्यों होता है। ये JEE का PYQs है, 2024 में आए थे। 2024 कह रहा 24 में। ठीक है, 2024। देखिए, यानी क्वथनांक का मतलब होता है इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, कि NaCl का जो विलियन होता है, NaCl का विलियन मतलब वाटर के अंदर जो नमक मिलाया जाता है और वाटर के अंदर जो ग्लूकोज मिलाया जाता है, ग्लूकोज और नमक वाले विलियन के बीच का क्वथनांक ज़्यादा क्यों होता है, ये बताना है। ठीक है, तो 13th के फर्स्ट का सबसे पहले 13th के फर्स्ट का करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिसके कारण जो कोई भी लिक्विड है या सॉल्यूशन है जो उबलना शुरू कर दे, जिस टेम्परेचर पर कोई भी विलियन या सॉल्यूशन क्या करना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे, उसी को बोलते हैं हम, उसी टेम्परेचर पॉइंट को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी भाप बनना शुरू कर दे। ठीक है, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा डेल्टा TB वाला। कौन सा लगेगा? डेल्टा TB। डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM, यही होगा, IKBM होगा। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट या सोल्यूट होता है। ठीक है, सोल्यूट होता है, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट लाइट सोल्यूट होता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होता है, और जो NaCl है वो आयंस में होता है। NaCl आयंस में टूटता है, लेकिन ग्लूकोज आयंस में नहीं टूटेगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है और ये कौन सा है? ये आयन सोल्यूट है। तो ये आसानी से टूट जाता है, किस में टूटता है? और आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, देखो, हमें यहाँ पर जो ये I दिया गया है ना, ये होता है आपका वाट ऑफ फैक्टर। क्या होता है? वाट ऑफ फैक्टर। और वाट ऑफ फैक्टर सिर्फ आयंस के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिर्फ आयंस के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? सिर्फ आयंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आयंस के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? आयंस के लिए। आयंस के लिए भी किया जाता है। तो क्या होगा, देखो, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो एक बनेगा, और इसके अंदर जो पार्टिकल है यानी कि NaCl में, ग्लूकोज वाले में पार्टिकल्स यानी कि आयंस 1 बनेगा, सिर्फ 1 बनेगा। आयंस नहीं, मतलब आई की वैल्यू यानी कि पार्टिकल्स की वैल्यू 1 आएगी। पार्टिकल्स यानी कि N इज इक्वल टू 2 आएगा एक ग्लूकोज में, लेकिन NaCl वाले में Na है, ये आयंस में टूटेगा। आयंस कौन कौन से? Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, इनमें टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स बने? 2। यहाँ पर 2 आयंस बने, मतलब कि N की वैल्यू 2 आई। और सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है कि इसके जो पार्टिकल्स आते हैं
वो 1 आता है, और इसके जो पार्टिकल्स आते हैं वो 2 आता है। और ये सबसे पहली बात जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एक आयन सोल्यूट होता है और ये एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट NaCl सोल्यूशन का होता है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा इनका कारण होता है। ठीक है, ठीक है ना, समझ आया। तो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी कहती है कि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जो वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर कोलिगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर कोलिगेटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है इस तरफ, और इस तरफ एक है। इसके कंपैरिजन में इस तरफ ज़्यादा कोलिगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो 2 बने हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमेशा पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोलिगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हुआ, तो कोलिगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा, तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसकी कंपैरिजन में कम है, तो यहाँ पर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इनका एक मैटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैटर तो आपका सोल्व हो गया इसके वाला। ठीक है, सबसे पहले आपका कंसेप्चुअल था, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ऊपर ऊपर से कर दिया, इसको कंप्लीट कर लिया वैसे भी हमने। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि एक अवाष्पशील विलेय एक्स है जो, ठीक है, का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है। मोलर द्रव्यमान दिया गया है को 78 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उनका उसका जो ताप वाष्प दाब होता है 90% तक कम हो गया है। यानी कि कम हो जाता है 90% तक। विलयन में घुले एक्स के द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, यानी कि विलयन में घुले विलेय की मात्रा ध्यान में करनी है हमें। क्या निकालनी है? मात्रा निकालनी है कि कितनी मात्रा उसके अंदर एक्स विलेय की है, किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। तो निकालें, इसको मिटाते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना है तो यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। इसको पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं। क्या देते हैं? पॉइंट नंबर 2। ठीक है, गिवन लिख लो पहले, तो क्या क्या गिवन है। गिवन इधर हम इसका बाकी का पार्ट कर लेंगे सॉल्व। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है हमें मोलर द्रव्यमान ऑफ एक्स, द्रव्यमान एक्स कितना है? 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, और बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन जो है वो कितना है? कितना? 78 ग्राम बेंजीन है। ठीक है, और घोले पर उसका वाष्प दाब कितना हो जाता है? 90% कम हो जाता है। विलियन में घुले एक्स के द्रव्यमान की गणना करनी है। एक्स के द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्वेंट के मोल्स निकालो। किसके मोल्स निकालो? सॉल्वेंट के मोल्स निकालो। ठीक है, सॉल्वेंट के मोल्स, सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन है। बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं मोल्स। ठीक है, तो मोल्स निकालो सबसे पहले। ठीक है, बेंजीन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? बेंजीन का मोलर मास 78 ही होता है। ठीक है ना, इसको काटा इससे तो ये कितना आ गया आपका? 1 मोल आ गया। कितना आ गया? 1 मोल आ गया। ठीक है, अब उसने एक बात और हमें बोली है कि जो वेपर प्रेशर है वो 90% कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर जो है वो 90% कम हो जाता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाई पी नोट। अब ये डेल्टा पी कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर? देखिए, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी नोट 2, यही होता है। तो मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया, क्योंकि उसने खुद बोल दिया है कि मिलाने पर 90% जो है वाष्प दाब कम हो जाता है, तो सीधा डायरेक्ट डेल्टा पी हमने लिख लिया। तो इन दोनों का क्या है? 90% कम हो जाता है। 90% को वाष्प में निकाल लो, परसेंटेज से इसको क्वांटिटी में चेंज कर लो, यानी कि 0.0
9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.09। या फिर 90 है ना, तो 0.9 हो जाएगा। 90 है तो 100 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 0.9 आ जाएगा आपका क्या? वाष्प दाब आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करो, अब आपको क्या निकालना है? सोल्यूट जो है वो मोल फ्रैक्शन से आप निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? देखो, आपको पता है मोल्स यानी कि बेंजीन के मोल्स आपने निकाल लिए, ठीक है। और मोल्स निकाल लिए तो आप सोल्यूट का जब मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यही होता है, यही होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए एक्स सोल्यूट इज इक्वल टू एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यही होता है एन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल्स पुट कर दीजिए, ये आपको फिर मैं बताता हूँ कैसे। मोल फ्रैक्शन, एक्स सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन मैं बताता हूँ, देखिए कैसे निकाला, हमने निकाल तो लिया है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी, ये होता है डेल्टा पी बाय पी नोट, एक फॉर्मूला होगा, यानी कि यही अगर इसके ऊपर रख दिया जाए पी नोट माइनस P1, ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा पी भी आता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स सोल्यूट, सॉरी, एक्स सोल्यूट होता है। तो हमारे पास ये हमने निकाल लिया, इसकी जगह पे हमने डेल्टा टी बी रख दिया, क्योंकि उसने चेंजिंग वाला बोल दिया, तो डेल्टा टी बी रख दिया यहाँ पर, टी पी। ठीक है, तो ये आ गया। तो इन दोनों की वैल्यूज़ ने बोली है कितनी? 0.9% हमने, 0.9 हमने निकाल ली, क्योंकि परसेंटेज में दी तो हमने क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज से हटाकर। तो हमारे पास क्या निकला था? ये एक्स सोल्यूट निकला था, एक्स सोल्यूट निकला था, क्योंकि इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट होता है इसके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका रहा, चेक करना जाके आपको पता चल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में। ठीक है, तो अब आप क्या करो, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपको पता है 0.9, यहाँ पर एन एस आ जाएगा, यहाँ पर एन एस आ जाएगा। एन सॉल्वेंट आपने मोल्स निकाले हैं 1, कितने? 1। ठीक है, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 0.9 इंटू 1 इज इक्वल टू एन ऑफ एस। इसको भी करोगे ना तो 1 प्लस आएगा, यहाँ पर 1 मोल्स है ना, तो ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर भेज दिया हमने, तो ये वाला पार्ट आएगा ऐसे 0.9 1 प्लस एन एस। अब मल्टीप्लाई कर दो उसकी इसके साथ, 0.9 प्लस ऑफ 0.9 एन एस इज इक्वल टू एन एस, ये है 0.9 एन एस, एन एस आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको क्या करो, इस वाले को इस तरफ ले जाओ, इस वाले को इस तरफ ले जाओगे तो 0.9 इज इक्वल टू एन एस माइनस ऑफ 0.9 एन एस, ये 1 है ये, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 0.1। ठीक है, यहाँ पर 0.9, यहाँ पर एन एस है तो इसको इसके डिवाइडिंग में भेज दो, इसको इसके डिवाइडिंग में भेज दो, 9 0.9 डिवाइडेड बाई 1 0.1 इज इक्वल टू एन एस। ठीक है, अब इसके डिवाइडिंग में 10 आ जाएगा, इसके डिवाइडिंग में 10 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई? 9 आई, यानी कि सोल्यूट के मोल्स की हमारे पास 9 वैल्यू आई है। ठीक है, अब 9 वैल्यू आई, आपको बोला क्या है? द्रव्यमान निकालने के लिए। तो द्रव्यमान निकालने के लिए मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास होता है। अब आप इसको क्या करो, मोल्स आपके पास गिवन है, मोलर मास आपके पास गिवन है, तो इसको इधर भेज दो मोलर मास को। तो क्या हमें गिवन है? ये रहा मोलर मास 40 गुना है मोल्स हमने निकाले 9 इज इक्वल टू मास, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 360 ग्राम आपका मास आ जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, 360 ग्राम द्रव्यमान आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आसान था, जो जो हमें गिवन था हमने उसका इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को
सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। मिटा दें। क्या पता आगे भी चला जाए यहाँ पे, तो इसलिए मैंने पहले से ही लाइन खींच ली। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि 200 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम MgCl2 घोलकर तैयार किए गए विलयन के लिए क्वथनांक जो है उन्नयन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन की गणना करें। यह मानते हुए कि MgCl पूरी तरह से वियोजित यानी कि डिसोशिएट हो चुका है। क्या हो चुका है? डिसोशिएट हो चुका है। और Kb आपको दिया गया है 0.512 kg मोल। और MgCl2 का मोलर मास जो है आपको गिवन है 95 ग्राम पर मोल। आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकालना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, इसने क्या अभी कहा है कि तैयार किए गए हैं उन्नयन गणना करें मानते हुए कि पूरी तरह वियोजित। अगर वियोजित हो चुका है ना पूरी तरह से, तो इसका मतलब है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज। ठीक है, मतलब क्या है? डेल्टा टी बी यहाँ से इंक्रीज हो गया, IKBM। ठीक है, IKBM ये आपका फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या बनता है आपका? बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम बनता है वांट ऑफ फैक्टर निकालना। क्या निकालना? वांट ऑफ फैक्टर। ये आपको गिवन है, ये हम निकाल लेंगे किसी तरह से। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर के लिए आपको MgCl2, ठीक है, डिसोशिएट हो चुका है पूरी तरह से। पूरी तरह से क्या हो चुका है? डिसोशिएट हो चुका है, पूरी तरह से डिसोशिएट हो चुका है। तो Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आपको पता ही है क्योंकि ये भी एक आयन है, तो ये भी आयन्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स बने? यहाँ पर ये दो जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं, 2 प्लस, यानी कि एक और दो ये और एक ये, तो 3 बने। एन की वैल्यू कितनी आई? 3 आ गई। ये 2 और ये 3 हो गए, तो 3 बने, 3 पार्टिकल्स। ठीक है, कितने पार्टिकल्स बने? 3 पार्टिकल्स बने। आई की वैल्यू 3 यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि पूरी तरह से डिसोशिएट हो चुका है, तो आई की वैल्यू यही हो जाएगी। लेकिन अगर डिसोशिएट ना हो तो हम अलग तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एक, एन की वैल्यू होती है फिर हमारे पास। तो अब डिसोशिएट हो चुका है तो आई की वैल्यू 3 हो गई। क्या होगी? आई की वैल्यू 3 हो गई। अब आपको मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होंगे। ठीक है, क्या चाहिए होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 200 ग्राम, यानी कि केजी में चाहिए तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपको गिवन है 200 ग्राम, तो केजी में चाहिए तो 0.2 kg। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए चाहिए आपको 10 ग्राम, तो आपका मास ऑफ मास बाय मोलर मास, तो MgCl2 का मोलर मास आपको गिवन है 95। 95 ही है, हाँ 95 ही है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.105 के अप्रोक्स ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। 0.053, हाँ कुछ ऐसे ही आएगा, 105, हाँ अप्रोक्स यही आना चाहिए, यही आएगा। अब आप ऐसा करो, इसको मोल्स मोल्स नहीं है ये, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया ना, तो आप निकाल लो एम की वैल्यू। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट,
तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा 0.2, यानी कि ये आएगा 10। यहाँ पे लिख लो आप 105/1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 105 मल्टीप्लाइड बाई 10 × 2, रेसिप्रोकल कर दिया हमने। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, 5, 2.5। ठीक है, और नीचे एक और है तो 5.25, ये आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी 5.25। सॉरी, यहाँ 3 जीरो हैं ना, 2 किलो का ही हमने 3 लगती, तो यहाँ पर आएगा ये जीरो, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 0.525 ये आएगी। फिर अगर वहाँ डबल ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ डबल ज़ीरो है। ठीक है, अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं, भर दो इसके अंदर डेल्टा टी बी में। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू I/K/B/M। तो आई की वैल्यू 3 और के बी की वैल्यू 0.512 × ये आई आपकी 0.525। ठीक है, तो अब इसको बस मल्टीप्लाई ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो करो मल्टीप्लाई इसको। तो आप ऐसा करो, इसकी डिवाइडिंग में 1000, इसके डिवाइडिंग में 1000। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 525। ठीक है, और यहाँ पे करो अब 1536 डिवाइडेड बाय 525, 5 का 30, 5 15, 15 और 3 18, 1 5 5 25, 1 26, 2 5 1 5 5 और 2 7 × 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7, 2 5 10, 1 2 2 और 1 3, 5 का 30, 3 हासिल, हाँ 5 3 15 और 3 18, यही आएगा 6 7। ये आपका आएगा 6 7, 7 और 7, 7 और 7 14 का 4, 1 हासिल, एक हासिल, तो 8 8 16, 1, ये बनेंगे 10 0 1 8। ठीक है, ये आएगा आपका, यहाँ लिख दे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आएगा 806,400 डिवाइडेड बाय 1000 के 6 अक्षर है, 10000000। तो 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 0.804 केल्विन डेल्टा टी बी। 10666 है ना, 806। तो अप्रोक्स आपका ये आंसर आएगा 806 अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे अगर करे एक आधा अक्षर आगे या पीछे आ सकता है पॉइंटों में, कई जगह पर 808 निकल जाता है, वैसे तो अप्रोक्स यही आएगा, लेकिन आगे पीछे हो जाता है कई बार। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन जो 13 क्वेश्चन के आगे पॉइंट्स थे। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम 14th क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलिए, लिख लिया, हम 14th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 184 ग्राम एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम पानी के साथ मिलाया गया है। अल्कोहल और पानी के मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन का अनुपात ज्ञात करना है। किस किस के? एथिल अल्कोहल और पानी अल्कोहल का। तो दोनों का हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकाल के उन दोनों को डिवाइडिंग में रख के रेशो निकाल लेना है बस। सिंपल, कोई बहुत बड़ा काम इसके अंदर नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है? एक्स ऑफ सोल्यूट
सोल्यूट नहीं, आप सीधा लिखो एल्कोहल, एन एल्कोहल डिवाइडेड बाय एन एल्कोहल, एंड टोटल लिख लो, मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, एक्स ऑफ किसका, वाटर का, वाटर, तो एन वाटर डिवाइडेड बाय एन टोटल, बस सिंपल है। तो सबसे पहले बोला गया 184 ग्राम एथिल अल्कोहल, 184 ग्राम एथिल अल्कोहल कितना है, 184 ग्राम है, एथिल अल्कोहल कितना है, 184 ग्राम है। तो तो आप ऐसा करो, सीधा इसको निकाल सकते हैं आप लोग, कैसे, थोड़ी सी थोड़ा सा आपका ट्राइपॉड हिल गया था, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे, और मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास बाय मोलर मास होता है। क्या होता है, मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2C2H5OH अप्रोक्स, हाँ ये नहीं, यही होता है पूरा, C2H5OH, हाँ, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो जो एथिल अल्कोहल का है उसके पहले आप मोलर मास निकालेंगे, उसके बाद मोलर मास निकालने के बाद आपको मास गिवन है, मास के बटे में आप मोलर मास करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करके मोल्स निकाल लोगे। तो निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या होंगे, मोलर मास क्या होगा उसका, मोलर मास, मोलर मास होने वाला है आपका, हिंदी में भी इसको मोलर द्रव्यमान लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। मोलर मास आपका होने वाला है, मोलर मास होगा आपका, मोलर मास 0. 1 मिनट, इसको नीचे कर लेते, C2H5OH इज इक्वल टू 12 है गुना 2 प्लस H यानी कि 1 × 5, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे ना, तो 12 गुना 2 प्लस ऑफ 6 × 1 प्लस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना 1 × 16, ठीक है। तो हो जाएगा 12×2 = 24, 6 × 6 प्लस 16 यानी कि 46 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास आ जाएगा। तो बस आप इसके अंदर क्या करें, पुट कर दें, मोल्स डिवाइडेड बाय मास कितना है, इथाइल अल्कोहल कितना है, 184 ग्राम है, ठीक है। तो ये 46 है, 46 चौके 4 मोल्स आ जाएगा, कितना 4 मोल्स आ जाएगा, 46 चौके 184 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वाटर के भी निकालने पड़ेंगे भाई मोल्स, तो मोल्स ऑफ वाटर, पानी के मोल्स हिंदी में, ठीक है। तो मोलर मास उसका कितना होता है, मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान आपको होता है 18 ग्राम पर मोल, ये तो सभी जानते हैं 18 ग्राम पर मोल होता है इसका, ठीक है। मोलर मास आ गया। अब मास आप निकाल लो इसके सीधा मोल्स, तो मास आपको कितना गिवन है इसका, इसका मास हमें गिवन है 72 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 चौके 72, तो ये भी आ जाएगा 4 मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, हाँ, टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप निकाल लो भाई, मोल्स आ गए। लेकिन हमें क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप, मोल फ्रैक्शन का अंश का रेशो निकालना है। तो मोल्स का रेशो आ गया तो मोल फ्रैक्शन का रेशो आ जाएगा ना, तो मोल्स का रेशो आ गया तो मोल फ्रैक्शन का रेशो आ जाएगा। तो कर लो इसको सीधा, 1:1 आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आप मोल फ्रैक्शन भी निकालते हो, देखो एक्स एल्कोहल, एल्कोहल का क्या आ जाएगा, एल्कोहल की वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाय टोटल आएगा एन टोटल, तो 8 हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा एल्कोहल, ठीक है। एक्स वाटर का निकाल लो, एक्स वाटर का भी सेम हो जाएगा, कैसे देखिए 4 है इसका भी, और इस नीचे आ जाएगा 8, 1/2 हो जाएगा। उसने बोला है रेशो निकालने के लिए, तो एक्स एल्कोहल
रेशो ऑफ एक्स वोटर। ठीक है, या अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक के हिसाब से करो, मोल्स निकाल लो, मोल्स के डिवाइडिंग में मोल्स लिख लो, तो आपका किसका रेशो आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन का रेशो आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ अलग तरीके से। ठीक है, तो अल्कोहल के मोल्स 1/2, रेशो ऑफ 1/2, इसको डिवाइड करोगे तो दोनों का डिवाइडिंग करके 1:1 बचेगा। कितना बचेगा, 1:1। डिवाइड करके देख लेना, 1:1 बचेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपका 14th था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो चलिए लिखियो इसको। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इतना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा लेट क्लास बन रही है आपकी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है। तो इसलिए अब हम आज क्या करेंगे, आज की क्लास इतनी ही करेंगे कि 4 न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम कल की क्लास में कोशिश करेंगे 10 से 15 न्यूमेरिकल्स करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।